सोनम वांगचुक एंट्री मारते हैं यूएस में, जहां इनको प्रॉपर मेरे ख्याल से ब्रेन वॉश किया गया है और इनको प्रॉपर 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाया जाता है। तो हमें आइडिया था कि एनजीओ सिर्फ पैसा खाने के लिए लोग बनाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि एनजीओ का इस्तेमाल देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी किया जाता है। तो जब राहुल गांधी ओपनली बोलते हैं और उनके बोलने के बाद तुरंत ये सब शुरू हो जाता है, और जब जब वो ऐसा बोलते हैं और बाहर जाते हैं और जब जब वापस आते हैं, तब तब ऐसी घटनाएं घटती है देश में। तो यहाँ पे तो लिंकिंग करना बहुत इजी हो जा रहा है ना। सो अभी जैसे कई लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि सोनम वांगचुक गद्दार है। सो सोनम वांगचुक की क्या डिमांड्स है और उसे पूरी क्यों नहीं कर रहे? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले सोनम वांगचुक जो है वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है? उन्होंने पिछले कुछ सालों में, मतलब स्पेशली 10-15 सालों से हम में से सभी लोग उनको जानते हैं, पर्यावरण को लेके कुछ-कुछ करते रहते हैं। बट उनका जो रिसेंट एक्शन है वो काफ़ी हद तक एंटायर एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। मतलब कि शासन के अगेंस्ट है, सरकार के अगेंस्ट है, और हाल-फिलहाल की घटनाओं से ऐसा लगने लग गया है कि ये सारी चीज़ें देश के अगेंस्ट हैं। बट ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि सोनम वांगचुक गद्दार हैं, नहीं हैं, या अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक का डिमांड क्या है, वो माँग क्या रहे हैं। तो देखिए, लद्दाख जो है वो स्टार्टिंग से, आज़ादी से ज़बरदस्ती कांग्रेस ने लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना दिया था। लद्दाख का एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के साथ चिपका दिया था कांग्रेस ने। हालाँकि लद्दाख का एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब लद्दाख का पॉपुलेशन पौने 3 लाख है टोटल, जिसमें मैक्सिमम जो है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बुद्धिस्ट है, और 4-5% या 6% हिंदू होंगे, और 1 आध परसेंट सिख होंगे। मतलब मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है एंड देन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। ये है आपका लद्दाख का डेमोग्राफी। एंड लद्दाख जो है वो एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन इतना छोटा है कि लद्दाख को बेसिकली इतना कम पॉपुलेशन बाकी जगह में एक जिला का भी नहीं होता है। मतलब बिहार वगैरह में अगर आप देखोगे, यूपी में, तो एक-एक जिला का पॉपुलेशन 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे जाता है। और आप सोचो लद्दाख का पॉपुलेशन सिर्फ 2.74 लैक्स है, मतलब लगभग 3 लाख मान के चलो आप। अब सोनम जी का जो डिमांड है, वो है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको लद्दाख को छठी शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, उसमें डलवाना है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इसको इंक्लूड करना है, लद्दाख को। अब ये सब टेक्निकल लग रहा होगा सुनने में, इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए कि 6th शेड्यूल में अगर इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उससे क्या होने वाला है, और स्टेटहुड से क्या होने वाला है। तो पहली बात, एंड दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये दोनों क्यों पॉसिबल नहीं है। मतलब हम जो केंद्र सरकार है, वो क्यों छठे शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड नहीं कर सकती है, एंड क्यों स्टेटहुड नहीं दे सकती है। बट उससे पहले एक लाइन का मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले लद्दाख के लोगों का तो खैर अभी भी डिमांड नहीं है। पहले सोनम वांगचुक और बाकी लोगों का बस इतना सा डिमांड था कि लद्दाख को बचाने के लिए किसी भी तरह से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दीजिए और इसको यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, जो कि कांग्रेस की सरकार पिछले 50 साल से इग्नोर करती आ रही थी। कांग्रेस ने इसको जानबूझ के जम्मू कश्मीर के साथ डाल रखा था, ताकि कश्मीर के लोग इधर आके बस सकें, लद्दाख पे धीरे-धीरे कब्जा कर सकें, और लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ घून की तरह, जैसे गेहूं में पिसता है, लद्दाख पिसता रहे उनके साथ। पहली बार जब बीजेपी की सरकार आई तब ये डिमांड बीजेपी को पता चला, तो उस टाइम बीजेपी इनको नहीं कर पाई, कम समय के लिए आई थी 2004 के टाइम में। जब दूसरी बार जब मोदी जी आए, तो लद्दाख के एक सांसद थे, बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने, बीजेपी के ही थे, उन्होंने केंद्र के सामने में ये सब बातें रखी, गवर्नमेंट के सामने में, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। और जब जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली भारत में इंक्लूड किया सरकार ने, तो उन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित राज्य, जैसा कि ये लोग मांग कर रहे थे आजादी के टाइम से। लद्दाख के लोग का एक ही डिमांड था कि हमें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दो, जम्मू कश्मीर से अलग करके, जो सरकार ने कर दिया। जब आपका पॉपुलेशन कम होता है, मतलब सरकार, राज्य बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तब जाकर के आप राज्य का दर्जा आपको मिलता है।
खैर लद्दाख उसमें 2-3 चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर रहा है, बट उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लद्दाख का पॉपुलेशन टू लो है। 2 लाख, 2.5 लाख के पॉपुलेशन पे आपको संपूर्ण राज्य का दर्जा जस्ट दिया ही नहीं जा सकता। ये एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा मोदी सरकार करती है, तो कल को तो कोई भी डिमांड करने लग जाएगा। कल को आपका बंगाल में मिर्ज़ापुर डिमांड कर देगा कि मुझे राज्य बना दो हमें। कल को सिलीगुड़ी डिमांड कर देगा। हर कोई अपना-अपना रोना लग जाएगा। बिहार में जो मिथिला वाला एरिया है, जो मैथिली वाला एरिया बोला जाता है, वो बोल देंगे कि हमें तुरंत ही अलग राज्य बना दो। कोई नवादा वाला बोलेगा हमें बना दो, गया वाला बोलेगा हमें बना दो। कल को हिमाचल में सोलन बोलेगा हमें बना दो। ये तो नहीं पॉसिबल है ना। पर सोनम वांगचुक ने अपना ऐसा डिमांड रखा क्यों? लाइक उसे क्यों करवाना है लद्दाख को ऐसा? हाँ। उसके दिमाग में क्यों? बिल्कुल। तो उससे पहले बस एक लास्ट पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ कि स्टेटहुड तो नहीं मिल सकता, ये आप समझ गई। दूसरी चीज़ है कि 6th शेड्यूल में वो डलवाना चाह रहे हैं सोनम वांगचुक, ये उनका दूसरा डिमांड है। और वो क्यों करना चाह रहे हैं उस पे आते हैं। बट पहले उनका जो दूसरा डिमांड है कि 6th शेड्यूल में डालिए। 6th शेड्यूल में अगर डाल देते हैं लद्दाख को, तो इससे क्या होगा? 6th शेड्यूल में डालने का मतलब होता है, जैसे जम्मू कश्मीर की हालत थी ना, मतलब जब मोदी जी ने 370 हटाया, उससे पहले कश्मीर की क्या हाल थी? आर्मी को कश्मीरी लोग पटक-पटक के मारते थे वहाँ पे। जहाँ मर्जी वहीं पत्थर से सर फोड़ देते थे, गोली मार देते थे, तो आर्मी को राइट नहीं होता था उनके ऊपर कुछ भी करने का, एक्शन लेने का। आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा उनको धमका सकती थी या चुपचाप हाथ जोड़ के निकलती थी। वो हालत हो जाएगी लद्दाख में। लद्दाख जो है, वो 2-2 कंट्री को टच करता है और दोनों कंट्री से हमारी काइंड ऑफ दुश्मनी चलती है। चाइना से एंड पाकिस्तान से, और दोनों को लद्दाख टच कर रहा है। लद्दाख को अगर आप 6th शेड्यूल में डाल दोगे ना, तो लद्दाख में एक रोड बनाने के लिए, लद्दाख में कोई भी काम करने के लिए, लद्दाख में किसी तरह का विकास करने के लिए, लद्दाख से आर्मी गुजारने के लिए, पहले लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिए, तो लद्दाख के साथ इस तरह की घटनाएँ घट जाएगी, मतलब कि आर्मी जो है वहाँ पे पंगु हो जाएगी। केंद्र सरकार पंगु हो जाएगी। चीज़ें केंद्र सरकार के हाथों में नहीं रहेगी। और आर्मी अगर पंगु हो गई, आर्मी को फ्री मूवमेंट नहीं मिल पाएगा। कल को कुछ भी होता है, जैसा कि सोनम वांगचुक 1-2 वीडियो में धमका चुके हैं कि इस बार चाइना वाले आएँगे, तो वो दूसरों के नाम पे बोल रहे हैं, हम इस बार उनको नहीं रोकेंगे, आने देंगे। आप सोचो, जब आर्मी के पास राइट नहीं रहेगा और अगर चाइनीज़ या पाकिस्तानी लद्दाख से घुसेंगे, उनको तो फ्री हैंड मिल जाएगा ना। वो बिना नेट के टेनिस खेलने की तरह बिहेव करेंगे। मतलब आएँगे और घुसते चले जाएँगे पूरे कंट्री में। तो इस वजह से जो दूसरा डिमांड है सोनम वांगचुक का, वो भी फुलफिल नहीं किया जा सकता है कि 6th शेड्यूल में डाल दो। राज्य तो खैर नहीं बनाया जा सकता किसी भी केस में, इम्पॉसिबल है। 6th शेड्यूल में भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि लद्दाख नॉर्मल राज्य की तरह नहीं है। जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, बॉर्डर वाले राज्य होते हैं, उनको आप इतनी आसानी से अलग राज्य नहीं बना सकते। और ऊपर से उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि सोनम वांगचुक ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो सोनम वांगचुक ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसके लिए आपको सोनम वांगचुक का पहले थोड़ा-सा इतिहास जानना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक हैं कौन? अगर आप उनका इतिहास समझेंगे, तो फिर आप टोटली समझ जाएँगे कि सोनम वांगचुक ये सब हरकतें कर क्यों रहे हैं। अब आते हैं सोनम वांगचुक के इतिहास पे। देखिए, सोनम वांगचुक एक टैलेंटेड इंसान रहे हैं स्टार्टिंग से। मतलब जैसे होता है टॉपर लड़का है, तो मैं ये नहीं कह सकता टॉपर थे या नहीं थे, बट एक टैलेंटेड इंसान थे। एक अच्छा स्टूडेंट जिसने 1988 में, मतलब आज से लगभग आप समझ लो कि जो जेन ज़ी वाला जनरेशन हमारा है, उनके पैदा होने से 10-12 साल पहले, इन्होंने एक एनजीओ बनाया। अब एनजीओ की सच्चाई ये है, भारत में या कहीं भी लोग एनजीओ मदद करने के लिए कम बनाते हैं पूजा, और दूसरों, मतलब बाहर से पैसे ला-ला करके खाने के पर्पज़ से ज़्यादा बनाते हैं। ये एनजीओ की कड़वी सच्चाई है, जो मोदी सरकार ने आने के बाद काफ़ी हद तक रोक लगाई है। हम जैसों को ये नहीं पता था पहले, 2014 के पहले, कि एनजीओज़, हमें लगता था सिर्फ़, मतलब जिस तरह का हमें आइडिया था कि एनजीओ सिर्फ़ पैसा खाने के लिए लोग बनाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि एनजीओ का इस्तेमाल देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी किया जाता है। हमें ये नहीं पता था कि एनजीओ को जो पैसे मिलते हैं, जिसमें लोग पैसे ला-ला करके खाते हैं, उसका कॉस्ट भी होता है। हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बिल ऑलवेज़ कम्स ड्यू। अगर आप बिजली यूज़ करोगे तो उसका बिल आएगा। आप होटल में खाना खाओगे तो उसका बिल आता है। बिल ऑलवेज़ कम्स ड्यू। उसी तरह से जो मुफ्त के पैसे इनको मिलते हैं, एनजीओज़ में आते हैं बाहर से उड़ाने के लिए, तो वो मुफ्त के नहीं होते। एवरीबॉडी हैज़ टू पे। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या पे करते होंगे? मैं सोनम वांगचुक पे आ रहा हूँ इसके बाद।
ये लोग क्या पे करते हैं, जो एनजीओ खोलते हैं, जिनको करोड़ों रुपए का डोनेशन मिलता है बाहर से, कभी पेटा को मिल जाता है जानवरों को बचाने के नाम पे, आज तक एक जानवर यहाँ नहीं बचाया गया। बकवास के अलावा पेटा कभी कुछ करते हुए नहीं देखा गया है। कभी किसी को मिलता है किसी काम, कभी मिलता है गूंगे बधिरों को कुछ इंस्ट्रूमेंट देने के लिए, किसी गूंगे बधिर को आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट देते हुए नॉर्मल आदमी ने तो नहीं देखा है। न्यूज़पेपर में फोटो छपते हुए हम लोग जरूर देखते हैं, रियलिटी में आप देखोगे आपके अगल बगल में कोई गूंगा बहरा उसको कभी कुछ नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि जो ये बात है कि पैसे खाते हैं एनजीओ वाले, वो सही है और भर भर के खाते हैं। अब यहीं पे सवाल उठता है जो मेन क्वेश्चन, कि ये पैसे अगर खाते हैं तो बदले में ये क्या पे करते हैं, मतलब वो वापस क्या करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं। यहीं आता है गद्दारी वाली चीजें। उनको देश के साथ गद्दारी, मोस्टली प्रशासन के साथ गद्दारी, सरकार के साथ गद्दारी के बदले में पैसे दिए जाते हैं। एंटायर इस्टेब्लिशमेंट बनाया जाता है इन लोगों को। तभी आपने कभी भी गौर किया होगा, एनजीओ जो चलाते हैं वो लोग पहले फॉरेन में जाके सेटल होते हैं। मैं सारे एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ पूजा, कुछ कुछ एनजीओ होंगे जो जेन्युइनली भी ये सब काम करते हैं। एनजीओ का जो क्लाउज संविधान में डाला गया है वो इसी पर्पज से डाला गया है, ताकि अगर कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है, कुछ लोग करते हैं। बट मोस्टली जो फॉरेन फंडेड एनजीओ होते हैं तो वो ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनमें से मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, पहले एनजीओ बनाते हैं, फिर फॉरेन जाते हैं, 2-4 ट्रिप मारते हैं, जहाँ पे इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पैसे तो दिए जाएंगे इस काम के लिए, कहने को जैसे हाथी के दांत दिखाने को होते हैं और खाने वाला अलग होता है। तो इनको पैसे दिए जाते हैं कि भाई आपको पैसे दिए जा रहे हैं मदद करने के लिए, और रियलिटी होता है कि इनको गद्दारी के लिए पैसे दिए जाते हैं। इनको देश के साथ धोखाधड़ी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर आप प्रेस में हैं तो आपको सरकार पे दबाव बना के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको बाहर फेंकवाने के लिए पैसे इनको दिए जाते हैं कि आप ऐसी हरकतें करो, इस तरह से सरकार पे, अगर सरकार कमजोर है तो दबाव बना लेते हैं। फिर उस वजह से इनको पैसे दिए जाते हैं कि आप कोर्ट्स पे दबाव बनाओ, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाओ और ऐसे डिसीजंस दिलवाओ जैसे पेटा वाले करते हैं। कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाने की कोशिश करी, पेटा ने क्या किया, बड़े बड़े कुत्तों के वकील लाए और केस जीत लिया। तो ये सब चीजों के लिए पेटा वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुत्ते काटे और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े मरे रेबीज से, ताकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जब अपना रेबीज का वैक्सीन बेचते रहे। तो पेटा कभी भी यहाँ पे कुत्तों के खिलाफ कोई अच्छा कानून नहीं बनने देगा। मैं एग्जाम्पल पेटा का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेटा खुलेआम गद्दारी करता है। पेटा आपके कंट्री में, भारत में बकवास करते रहता है बार बार कि जानवरों को कैसे बचाना चाहिए, वो दिस दैट। और अमेरिकन वेबसाइट पे जो पेटा का ही है, वहां पे पेटा लिख के दिखाता है कि कैसे काटना चाहिए जानवरों को ताकि आराम से वो मरेंगे। तो इसी तरह से बाकी एनजीओ का भी है। पेटा का जस्ट एग्जाम्पल था। अब सोनम वांगचुक वाला आपको जो सवाल है, सोनम वांगचुक ने जो एनजीओ बनाया 1988 में, आप समझ सकते हो कि एनजीओ का क्या पर्पस पहले भी रहा होगा, इन्होंने क्या किया नहीं किया। अब इनमें एक ट्विस्ट आता है, 1993 में एक लड़की अमेरिका से भारत आती है, नॉर्मन नाम की एक लड़की भारत आती है अमेरिका में एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जो टोटली सोरोस वगैरह से फंडिंग लेता है, जॉर्ज सोरोस वगैरह से, जो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट गिराने के लिए फेमस है। मतलब जो एंटाई एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका का सिस्टम है, जो दूसरे कंट्रीज में गवर्नमेंट गिराने पे काम करता है, वो लोग ट्रेनिंग देता है प्रॉपर लोगों को। वहां पे एक नॉर्मन नाम की लड़की को पढ़ाया जाता है, पहले 3 साल तक वो वहां पढ़ती है, उसके बाद वो डिग्री लेकर के भारत आती है। अब सोचो, अमेरिका उस समय टॉप पे चल रहा था 90s में, अमेरिका में सारी सुविधाएं थी और लोग भारत सिर्फ गरीबी देखने आया करते थे उस जमाने में। ये उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। भारत लोग सांप देखने के लिए आया करते थे, सपेरा देखने के लिए। उस टाइम वो लड़की भारत आती है और भारत आकर के भारत का सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया में जाती है। 1990 में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगा दिया गया था, जैसा कि बोला जा रहा है। कभी डेटा 3 लाख का दिया जाता है, कभी 5 लाख का दिया जाता है। मतलब वो कश्मीर वाला एरिया पूरा डिस्टर्ब था और लद्दाख कश्मीर का पार्ट था। उस टाइम में नॉर्मन नाम की लड़की भारत आती है और भारत आकर के वो लद्दाख में सेटल हो जाती है जाके। मतलब भारत के सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया जो है, जो राज्य है, वहां जाके वो सेटल हो जाती है। सरप्राइजिंगली वहां पे वो एक टैलेंटेड लड़के से मिलती है और उस लड़के का नाम है सोनम वांगचुक। उसके साथ अफेयर में या रिलेशनशिप में रहती है, नहीं रहती है, वो चलो जो भी मार्केट में न्यूज है। उसके बाद 3 साल बाद वो सोनम वांगचुक से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद अब यहाँ से सोनम वांगचुक को जो डीप स्टेट है, जो सीआईए है, जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जो दुनिया में सरकार गिराने का काम करती है, जो दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिन रात लगी रहती है, वो अब सोनम वांगचुक को पुश करना शुरू करती है। डीप स्टेट हर कंट्री में
ऐसा मानना है कि सैकड़ों लोगों को स्लीपर सेल की तरह बैठा के रखे हुए हैं। मतलब उनको ट्रेनिंग दे के, उनको ऐसा बना करके कि ज़रूरत पड़ने पे उनको सिस्टम में लाया जाए। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक पहला और आखिरी है। इनसे पहले भी बहुत लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया होगा और दिया है, और इनके बाद भी बहुत लोगों को देने वाले हैं। अभी करेंटली भी इन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ होगा। अगर सोनम वांगचुक वाला इनका ड्रामा फेल होता है, ये लोग दूसरा ड्रामा उतार देंगे मार्केट में। आपने 2001 में अन्ना आंदोलन में देखा, सीआईए के डीप स्टेट के लोग जो थे वो कैसे आंदोलन को हाईजैक कर लिए और इन्होंने सरकार भी बना ली, और उसके बाद इनका असली एजेंडा लोगों को पता चलना शुरू हुआ। यही चीज़ इन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो पहले और आखिरी थे। ऐसे बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग होंगे भारत में, जो एनजीओज़ के नाम पे जो बाहर से पैसे लेते रहते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। यहीं पे सोनम वांगचुक की एंट्री होती है। 1996 में वो शादी करते हैं। 1996 में शादी करने के बाद 3 या 4 साल बाद 3 साल बाद उनकी पत्नी वापस चली जाती है अमेरिका। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, उनकी पत्नी आज भी अमेरिकन नागरिकता होल्ड किए हुए हैं। 32 साल हो चुके हैं उनकी पत्नी को यहाँ पे। 32 सालों से उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है। भारत की नागरिकता इसलिए नहीं ली है ताकि फ्यूचर में अगर उन पे कोई एक्शन लिया जाए, तो वो अमेरिकी नागरिक हैं ये बोल करके अमेरिका उनको बचा लेगी। सोचिए कितनी गहरी साजिश के तहत सब किया जा रहा था। 2-3 साल बाद शादी के, 96 के बाद, वो चली जाती है वापस यूएस। वहाँ जाके वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। एंड कीप इन माइंड, हार्वर्ड काइंड ऑफ नंबर 1 यूनिवर्सिटी है दुनिया का। एडमिशन लेने के लिए अच्छे-अच्छों को पानी पीना पड़ जाता है वहाँ जाने के लिए। वहाँ वो लड़की सिंपली जाके एडमिशन लेती है। 3 साल वहाँ फिर पढ़ती है, 2 या 3 साल, फिर वापस आती है। वहाँ जब वो 2-3 साल के लिए थी, वो सारी सेटिंग्स करती है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें उनका पति अब लीड रोल में आने वाला है, सोनम वांगचुक। वहाँ पे वो अमेरिकन जो सीआईए है, डीप स्टेट है, उनके साथ पूरी सेटिंग करने के बाद जब वो वापस आती है, तब 2002 में मोस्ट प्रोबेबली सोनम वांगचुक एंट्री मारते हैं यूएस में, जहां इनको प्रॉपर, मेरे ख्याल से, ब्रेनवॉश किया गया है और इनको प्रॉपर 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाया जाता है। अब पहली समस्या है कि सोनम वांगचुक को उस टाइम कोई नहीं जानता था, तो अगर इनको ट्रेन कर भी दिया तो इससे बेनिफिट क्या था? अब यहाँ पे सीआईए चीजें अपने हाथों में लेती हैं, डीप स्टेट अपने हाथों में ले लेती है। डीप स्टेट का कहना है कि अब हम संभालेंगे। अब डीप स्टेट सोनम वांगचुक को फेमस करना शुरू करती है। 2-3 साल बाद सोनम वांगचुक इंडिया आ जाते हैं, एनजीओ इनके पास था ही, पैसे इनको आते रहते हैं। अब ये लोग इंडिया में किसी को अगर फेमस करना हो तो आप जानते हो मेन तरीका होता है फिल्मों के माध्यम से करना, क्योंकि भारत के लोगों को सलीमा बहुत पसंद है। तो जो सीआईए है, जो डीप स्टेट है, वो सोनम वांगचुक के लाइफ पे एक फिल्म बनवाते हैं, 3 इडियट्स नाम का मूवी, जिसमें बॉलीवुड से ठिगना को उठाते हैं। ठिगना जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, जो एजेंडाधारी फिल्में बना रहा है स्टार्टिंग से। ठिगना का काम है एजेंडा वाली फिल्में बनाना, जिसमें हिंदुओं को नीचा दिखाना। ये वो शुरू से करता हुआ आ रहा है। उसको लीड रोल में दे करके सोनम वांगचुक को गॉडली बना देते हैं। मतलब ऐसा दिखाया जाता है जैसे बहुत बड़ा इन्वेंटर है, टेस्ला से आगे सोनम वांगचुक ही था। टेस्ला दूसरे नंबर पे आ जाता है सोनम वांगचुक के नाम पे फिल्में बनने के बाद। और लोगों के मन में सोनम वांगचुक के प्रति धीरे-धीरे अच्छी भावनाएँ डालना शुरू कर देती हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब 2005 या 6 में या 7 या 9 में आया है मेरे ख्याल से 3 इडियट्स। उसके बाद सोनम वांगचुक फेमस हो जाते हैं, डीप स्टेट का काम हो चुका है पूजा। अब डीप स्टेट बस इस पे फोकस करती है, तब तक डीप स्टेट दूसरे लोगों को भी आगे लाने लग गई थी अन्ना आंदोलन के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। वो लोग आते हैं, फिर वो लोग फेल हो जाते हैं 2-4-5 सालों में। तब डीप स्टेट वापस आती है सोनम वांगचुक पे फिर से। जब उनको लगता है कि उनके दूसरे जो पत्ते थे वो बिखर गए हैं, उनके प्यादे नहीं चल पा रहे हैं, तब वो सोनम वांगचुक पे आते हैं, जिसको उन्होंने अच्छे से सेट कर रखा था। अब सोनम वांगचुक पर्यावरण के माध्यम से कभी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बैठ के फोटो खिंचा के वीडियो बना के बताते हैं कि देखो मैं ये सब कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि हम लोग सभी देखते थे, तो हम लोग के अंदर धीरे-धीरे अच्छी चीज़ें फिर बनाना शुरू करते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। आप याद कीजिए 2014 से पहले तक सोनम वांगचुक ने कभी नहीं बोला कि हमें लद्दाख अलग राज्य चाहिए। सोनम वांगचुक ने एक भी कोई भी डिमांड नहीं रखा जब तक कांग्रेस की सरकार रही और जब तक लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहा। ये सारा कुछ शुरू होता है मोदी के आने के बाद। पर सर कहा गया है कि सोनम वांगचुक को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, बिल्कुल लाइक अशोका फेलोशिप अवार्ड दिए गए हैं। सो वो सारे अवार्ड्स उन्हें कैसे मिले? यदि वो उनका ऐसा बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बहुत सही है यहाँ पे। ये जो अवार्ड्स है ना, अशोका फेलोशिप अवार्ड, नाम इंडियन लग रहा होगा, लेकिन ये अमेरिकन है। जैसे आपका मैग्सेसे अवार्ड है। आपको पता है
मैग्सेसे अवार्ड किसके नाम पे दिया जाता है? फिलीपींस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका नाम मैग्सेसे था, रेमन मैग्सेसे। उनके नाम पे अमेरिका मैग्सेसे अवार्ड देती है। आप जस्ट समझिए, अमेरिका कहाँ, फिलीपींस कहीं और है, कहाँ अमेरिका कहीं और है। अमेरिका फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष के नाम पे, जो कब के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, मे बी 40-50 साल पहले, उनके नाम पे मैग्सेसे अवार्ड क्यों दे रही है? बहुत अच्छा आंसर है इसका। वो इसलिए दे रही है क्योंकि उनसे अमेरिका के वो सीआईए के आदमी थे, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है। क्योंकि वो डीप स्टेट के आदमी थे और उनसे गद्दारी करवाया था अमेरिका ने। इसलिए अमेरिका उनको, मतलब उनके नाम पे अवार्ड बना रखा है उस गद्दारी के बदले में, और उनके नाम पे अवार्ड देता है। अब आप सोचो, अगर अमेरिका किसी को मैग्सेसे अवार्ड दे रहा है, तो वो किस पर्पस के लिए दे रहा होगा? आपको देशभक्ति के लिए तो नहीं दे रहा होगा, अपने देश से करने के। आपको कोई अच्छा काम करने के लिए तो अमेरिका नहीं दे सकता है। अमेरिका वो अवार्ड इसलिए दे रहा होगा ताकि आप अमेरिका के प्रति लॉयल होंगे। आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो अमेरिका को सूट कर रहा होगा, या अमेरिका मनमानी आपसे करवा रहा होगा। तभी तो आजकल कहावत चल पड़ी है कि या तो अमेरिका मैग्सेसे अवार्ड सिर्फ गद्दारों को देता है, या फिर जिनको भी देता है उनसे अपने वतन के साथ गद्दारी करवाता है बाद में। या अमेरिका जो पहले से वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको मैग्सेसे अवार्ड देता है, या फिर जिनको देता है वो आज नकल गद्दारी करते हैं। भारत में आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे रवीश कुमार है। रवीश कुमार का आप कोई भी वीडियो देख लो, दिन रात रवीश कुमार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता हुआ पाया जाएगा, दिन रात। अगर मोदी जी बोल देंगे कि भारत का जीडीपी 100% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और ऐसा आ गया न्यूज में, तो रवीश कुमार बोलेगा कि इतना तेजी से जीडीपी आगे बढ़ा दिया, अब लोग इसको कैसे संभाल पाएगा। मतलब वो हर चीज में उसको सरकार को नीचा दिखाना है, भारत को नीचा दिखाना है। उसको मैग्सेसे मिला होगा। अगर आप ऐसी इसी तरह चेक करो, अरुंधति रॉय को मिला होगा। अरुंधति रॉय ओपन बोल चुकी है कि वो एंटी नेशनल है। अरुंधति रॉय नक्सल्स का साथ देती है। अरुंधति रॉय देश के टुकड़े टुकड़े करने का साथ देती है। इन लोगों को आप बाकी लिस्ट भी निकाल लो, आप कोई भी नाम निकाल लो, अगर मैग्सेसे अवार्ड मिला है तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए पाए जाएंगे। आपको मीडिया में उनके ऊपर केस पाया जाएगा, और उनके ऊपर मीडिया में बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा तो टोटली देशद्रोही की तरह है, एंटी नेशनल है। सर, जैसे कि सुनने में आया है कि राहुल गांधी का कुछ टूल किट है, जैसे कि जो डेटा रिस्टोर कर रहे हैं बैक मलेशिया से, और उन्होंने ट्वीट भी किया इस पे। अगर आप राहुल गांधी वाले टूल किट की बात कर रहे हैं, तो ये तो सभी को पता है ना। जैसे जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं तो देश में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं। जैसे कि पिछली बार जब वो बाहर गए तो वापस आए, तो मतलब ऐसे तमाम एग्जांपल्स है। एक बार बाहर गए तो आए तो रफाल वाला उन्होंने ड्रामा किया। उसके बाद वापस आए तो वोट चोरी वाला किया। उसके बाद मतलब जब भी वो बाहर जाते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता भी आ रहा हूँ, जब वो बाहर जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे उनको कोई वहां पे टूल किट सिखाता है। वापस आते हैं, कभी बाहर गए वापस आए तो किसान आंदोलन वाला चला, कभी शाहीन बाग वाला आंदोलन चला। तो मतलब ये सब उनका चलता रहता है। जब वो बाहर जाएंगे वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ नया करेंगे। इस बार तो राहुल गांधी ने खुद ही बोल के बाहर गए कि मैं वापस आकर के हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। फिर वापस आकर के उन्होंने 2-3 कांड कर दिए। तो उसमें से हाइड्रोजन बॉम्ब कौन था वो तो सबको समझ में आ गया, बट उसके अलावा एक नॉर्मल बॉम्ब भी उन्होंने फोड़ा, मतलब रियल बॉम्ब नहीं, जैसा कि वो हिंट कर रहे थे कि बॉम्ब की तरह होगा। तो हाइड्रोजन बॉम्ब तो चल ही रहा है, जिसको योगी और धामी और बाकी लोग मैनेज कर रहे हैं। बट उसके अलावा उन्होंने 2-3 इस बार वो मल्टी स्टेप लड़ाई लड़ रहे हैं एक साथ राहुल गांधी। उसमें से एक ये था, जब उन्होंने ओपनली बोला कि जेएनजी को सड़कों पे उतरना चाहिए, जब उन्होंने ओपनली बोला कि बांग्लादेश की तरह छात्रों को आंदोलन करना चाहिए, और हो गया यहाँ पे उल्टा। जेएनजी सड़कों पे उतरा, लेकिन कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, 5-7 यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए, सब में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। पहले तो जीतती भी थी थोड़े बहुत। जेएनयू में एंटी कांग्रेस एंड देश के फेवर में नारे लगाए गए। जो जेएनयू देश विरोधियों का अड्डा हुआ करता था, मतलब जेएनजी वहां से तो रिजेक्ट हो गए पूरी तरह से। बट उनके पास भी कुछ ना कुछ तीर थे। जैसे उन्होंने सोनम वांगचुक वाला तीर चलाया, अपने कांग्रेस के बंदे भेजे, जो वीडियो में वायरल भी हुआ है, सभी को दिख रहा है। कांग्रेस के बंदे गए, सोनम वांगचुक तुरंत धरने पे बैठ चुके थे उनके ये सब बोलने से 2-4 दिन पहले ही। उसके बाद लद्दाख में इन्होंने हिंसा वगैरह स्टार्ट कर दिया आखिरी में जाते जाते, अभी 2-3 दिन पहले 4 लोग मारे गए, दर्जनों सैकड़ों लोग घायल हो गए। दफ्तर वफ्तर जला दिए इन्होंने बीजेपी का, सीआरपीएफ वगैरह पे भी हमला किया इन लोगों ने। तो जब राहुल गांधी ओपनली बोलते हैं और उनके बोलने के बाद तुरंत ये सब शुरू हो जाता है, और जब जब वो ऐसा बोलते हैं और बाहर जाते हैं और जब जब वापस आते हैं तब तब ऐसी घटनाएं घटती है देश में। तो यहाँ पे तो लिंकिंग करना बहुत इजी हो जा रहा है ना।
यहाँ पे तो समझना बहुत ही ईज़ी है, बच्चे-बच्चे भी समझ सकते हैं कि भई ये कैसे काम करता है टूल किट। एक बंदा बाहर जाता है, वहाँ से आइडियाज़ लेता है, टूल किट बनाता है, पीडीएफ बनाता है, पीपीटी बनाता है, उसको भारत लेके आता है, ओपनली बोलता है। ओपनली बोलने के बाद और चुप के भी बोलता होगा, फिर उसके बाद उसके जो स्लीपर सेल हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। बस इनको बेनिफिट ये मिल गया है कि इस बार सीआईए, डीप स्टेट भी इनके साथ में है। तो डीप स्टेट के जो स्लीपर सेल्स हैं, जैसे सोनम वांगचुक वगैरह, वो भी इनके साथ आ गए हैं। मतलब इस बार इनका पोजीशन भी तगड़ा हो गया है। एक इन्फॉर्मेशन और आप जान लीजिए, सोनम वांगचुक के पिताश्री कांग्रेस के एक्टिव मेंबर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली विधायक, सांसद वगैरह भी रहे हैं वो। सो सर कहने में ऐसा भी आ रहा है कि जैसे भी सिविल वॉर की कुछ कंडीशंस आने वाली है, कुछ लोगों के मुँह से सुना जा रहा है, तो इस पर आपको क्या कहना है? आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। सिविल वार जो राहुल गांधी चाहते हैं, मतलब जब उन्होंने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, तो इनका डील जिसके साथ भी चल रहा है, वो ऐसे ही चल रहा है कि भारत में सिविल वार करा दो। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, मतलब सिविल वार की तरह सिचुएशन बना दो, जहाँ पे जनता सड़कों पे आ जाए और उसके बाद अचानक से 10-20 मर्डर हो जाएँ, फिर तुरंत प्रधानमंत्री रिज़ाइन कर दे, आर्मी जो है वो इंटरफेयर कर दे। उसी बीच में कोर्ट कुछ इधर-उधर का डिसीजन दे देगा, कोर्ट के डिसीजन के नाम पे जनता सड़कों पे उतर आएगी। फिर उसके बाद मतलब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर दो, केओटिक सिचुएशन। फिर अचानक से इनको लगता है कि ये सत्ता में आ जाएँगे, फिर उसके बाद ये सब कुछ कंट्रोल में ले लेंगे, मोदी को जेल में डाल देंगे। मतलब ऐसा ही इमेजिन करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। ये सिर्फ़ सपनों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तो ये कभी फुलफ़िल नहीं होने वाला, दूसरा इंडिया में फुलफ़िल नहीं होने वाला है पूजा। इसका ढेर सारा कारण है, मैं गिना भी नहीं पाऊँगा उतना, 1-2 बताता हूँ। पहला कारण, भारत में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि कोई एक जगह का बंदा अगर एजिटेट होता भी है, तो वो एजिटेशन दूसरी जगह नहीं पहुँच पाता। भारत डाइवर्सिटी का कंट्री है, विविधताओं का कंट्री है। खान-पान, रहन-सहन, कपड़ा-लत्ता, बोल-चाल, इवन जो लोगों की कंसर्न्स हैं, वो भी अलग-अलग है, कल्चर अलग-अलग है। भारत 10-20 कंट्री को एक कंट्री में समाहित किए हुए है। मतलब जैसे पूरा यूरोप है ना, वैसा पूरे यूरोप के बराबर भारत अकेला है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ करवा भी दोगे, आग लगा भी दिए कश्मीर में, वो बिहार तक नहीं पहुँचेगा। अगर आपने किसी तरह से कर्नाटका को डिस्टर्ब भी कर दिया, तो हार्डली केरला या तमिलनाडु तक वो आग पहुँचेगी, वो आग उड़ीसा नहीं पहुँचेगी। तो एक तो ये चलने वाला नहीं है, इनका जो सपना है वो ये भूल जाएँ। दूसरी बात, वो तब होता है जब आपका पकड़ मजबूत होता है जनता में। कांग्रेस का पकड़ खत्म हो चुका है। तब कांग्रेस को क्या लगता है ना कि जेनज़ीज़ को तो पता नहीं है कि हमने कितने करप्शन किए, हमने कितने पाप किए हैं। अरे भाई, जेनज़ीज़ को सब पता है। जस्ट बिकॉज़ जो 2000 या उसके बाद पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डम्ब है, जैसा आप समझ रहे हो। जेनज़ीज़ आपके 70s वाले जनरेशन नहीं है कि गरीबी हटाओ बोल के आप जेनज़ीज़ को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। जेनज़ीज़ आपको सपोर्ट नहीं करेगी और नहीं कर रही है। जो ओल्डर जनरेशन है वो तो आपको अभी भी वोट दे दे रहे हैं किसी न किसी लालच में या किसी वजह से। जेनज़ीज़ तो आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जेनज़ीज़ फ्री पैदा हुए हैं और वो फ्री ही मरेंगे। जेनज़ीज़ को आपका वो ड्रामा, बाबूशाही, लूट-खसोट नहीं पसंद है। वो आपके बहकावे में नहीं आएँगे। तो इनका तो ये भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, मोदी जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जेनज़ीज़ के बीच में। जेनज़ीज़ जो है इनको लगता है कि देशद्रोही काम करेंगे। जेनज़ीज़ देशद्रोही हैं ही नहीं, वो देश के अगेंस्ट नहीं जाएँगे। जेनज़ीज़ देश के फ़ेवर में काम करने वाले हैं। देश के लिए लड़ेंगे। अगर जेनज़ीज़ कभी सड़कों पे आए, जैसा कि ये चाहते हैं, तो इनके ऊपर ही मुसीबत आने वाली है। इनको इटली भागना पड़ेगा पूजा। सर आपका क्या कहना है इस पे? लाइक उनको जो पनिशमेंट मिलने वाली है, जेल हो रही है, ये जो अभी सुना जा रहा है, ये सब के ऊपर आपका क्या मुद्दा है? अगर आप सोनम वांगचुक के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में भेजा गया है मेरे ख्याल से। और उन पे जो एक्ट लगाया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो लंबे समय के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। जो उन पे एक्ट लगाया गया उसमें 2 साल तक तो पहले उनकी सुनवाई ही नहीं होनी है। अगर ये लोग कुछ कानून में बायपास कर दें तो अलग बात है। अभी 2 साल तक तो वो पहले अंदर जाके रहेंगे। उसके बाद उस पे सुनवाई होगी। मतलब अभी वो एजेंसियों के हाथ में रहेंगे। अभी सीबीआई उनके ऊपर पूरी की पूरी बैठेगी, ईडी बैठेगी, सभी जाँच करेगी। उनके ऊपर रॉ लगने वाले हैं। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि उनके 8-10 अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स का उन्होंने ब्यौरा भी नहीं दे रखा है सरकार को। मतलब जो एंटी नेशनल जितनी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारे में इनका नाम अभी के टाइम में मीडिया में घसीटा जा रहा है। और अगर ये सही निकलता है, तो सोनम वांगचुक बहुत बड़े गद्दार घोषित होने वाले हैं इस कंट्री में। और उन पे जो धाराएँ लगाई जा रही हैं,
अगर वो रियली में लग गया तो लंबे समय के लिए सोनम वांगचुक पब्लिक की नजरों से दूर हो जाएंगे। उन पे वही धारा लगाई जा रही है जिसकी संभावना बन रही है जो यासीन मलिक पे लगाई गई थी। यासीन मलिक दसों साल पहले अंदर गए हैं, ना वो बाहर आ पाएंगे, अभी आने वाले और नहीं फ्यूचर में कभी आएंगे। जैसे उमर खालिद अंदर गया था अभी कुछ साल पहले, अब उमर खालिद सपना ही देखता रहेगा आने वाले बरसों तक, बाहर नहीं आ पाएगा। इस तरह की धारा इन पे लगाए जाने की संभावना बन रही है और अगर ऐसा लग गया तो ये लंबे समय के लिए बाहर नहीं आएंगे। उनका एंटाई नेशनल गतिविधि हो या नेशनलिस्टिक गतिविधि हो, अब वो उनके साथ ही जेल में बंद रहेगा। सो सर गवर्नमेंट कैसे स्टॉप करेगी इस जो आउटब्रेक हो रही है रेस्ट कंट्रीज में? आपका सवाल फिर से बहुत सही है। गवर्नमेंट, एक तो हमारी गवर्नमेंट उन गवर्नमेंट्स की तरह कमजोर नहीं है, हमारी इकोनॉमी कमजोर नहीं है, गवर्नमेंट हर तरह से कैपेबल है यहाँ पे, बट ये मेन पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है, जो लोगों को दिमाग में रखना भी चाहिए, जो लोग डरे हुए रहते हैं। जितने भी मोस्टली जो बड़े राज्य हैं, मैं नहीं बोल रहा सारे बड़े राज्य, बट मोस्टली जो बड़े राज्य हैं वहां पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस तरह का कोई भी आंदोलन कभी भी सर उठाने से पहले ही दफन कर देगी। और ऐसा आप पास में भी देख, अभी भी आप देख चुके हो पिछला 2-3 दिनों में। आप यूपी में कुछ करने का सोच भी नहीं सकते, देश के साथ गद्दारी। आप देश के साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते उत्तराखंड में, राजस्थान में, इवन बिहार में आप ट्राई कर सकते हो बट चलेगा नहीं। आप कोई भी बड़ा राज्य पकड़ लो पूजा, वहां पे मध्य प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, मतलब जो मेजर, इवन साउथ में भी आप तमिलनाडु में कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। एक दो स्टेट्स हैं छोटे मोटे जहां पे कांग्रेस है। इवन पंजाब में ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस कितना भी ट्राई कर ले, नहीं चलने देगी पंजाब सरकार। तो इनके पास बचता कौन सा है? 2-3 स्टेट छोटे छोटे बचते हैं और एक आध स्टेट मेजर में बच रहा है जैसे कर्नाटका वगैरह। ये वहां पे ट्राई करेंगे। तो अगर जब आप देखो कि जब मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो पहले से ही कंट्रोल में रहेगा, 2-3 स्टेट में इशू होगा, तो भारत सरकार और इंडियन आर्मी पूरा कैपेबल है इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और जैसा कि इंडियन आर्मी के बारे में बोला जाता है, खाल उधेड़ के भूसा डाल देगी इंडियन आर्मी इनके, अगर ये लोग ऐसा ट्राई भी किए तो पब्लिक में पैनिक होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, नेपाल की तरह हम कोई छोटे राज्य नहीं है या बांग्लादेश की तरह कि हमें कोई 4 लोग मिलकर के बहका देगा, 2 लोग मिलकर के या 4 लोग रोड पे आ जाएंगे। और अगर जेनजी वगैरह, एक तो पहली बात जेनजी यहाँ पे बीजेपी के साथ है, अगर कुछ छोटे-मोटे 1-2% लोगों को लेके ये लोग उतरने की कोशिश भी करेंगे, तो यहाँ पे उससे ऊपर जेन एक्स भी बैठे हुए हैं। उन छोटे-मोटे जो 2-4% या 1% जेनजी है उनका टेक केयर करने के लिए। तो इस तरह की कोई संभावना खैर यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रिवॉल्यूशन से यहाँ सरकार चेंज कर देगा। पाकिस्तान में 4-5 बार हो चुका है, बांग्लादेश में 1-2 बार हो चुका है, नेपाल में कई बार हो चुका है। आपने कितनी बार सुना है भारत में कि सरकार चेंज कर दिया है किसी ने आंदोलन करके या किसी ने जबरदस्ती करके या कोई रिवॉल्यूशन करके? यहाँ पे बड़े-बड़े सुनामी आते हैं, वो थोड़े 10-20 माइल में जाते-जाते दब जाते हैं। तो खैर वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है।